हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फिर आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। जैसा कि ये क्लासें किन के लिए चल रही हैं, जो 12th के एग्रीकल्चर के ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए चल रही हैं। तो कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? सब्जेक्ट है हमारा एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालन। आज मैं लेके आया हूँ यूनिट 8 यूनिट है और उसका टॉपिक क्या रहने वाला है? मुर्गी पालन, जिसे कहते हैं इंग्लिश में पोल्ट्री फार्म। ठीक है। अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिस भी स्टूडेंट ने हमारी पुरानी क्लासेस को, एनिमल हस्बेंड्री की पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है तो उन क्लासेस को जरूर से जरूर देख ले। आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन क्लासों को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें आज की क्लास को, देखते हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं मुर्गी पालन होता क्या। देखो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मुर्गी पालन, जिसे पोल्ट्री फार्म कहते हैं। ठीक है, तो मुर्गी पालन होता क्या है? मुर्गियों को पालकर उनसे अंडा, मांस एवं चूजे प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? पोल्ट्री फार्म या क्या मुर्गी पालन कहलाता है। मुर्गी पालन किसे कहते हैं? मुर्गियों को पालकर उनसे अंडा, मांस एवं चूजे प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? पोल्ट्री फार्म या मुर्गी पालन कहलाता है। समझ में आया क्या? बात करें आगे, देखते हैं। और चैनल को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करो। ठीक है, ये क्लासें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। जो भी स्टूडेंट रहते हैं अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करो। जिन बच्चों को डर लगता है कि सर क्या होगा, पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो हम यहाँ पर वे क्वेश्चन लाते हैं जिन्हें पेपर में आने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ब्रूडिंग। ब्रूडिंग क्या है? कृत्रिम ब्रूडिंग के 4 लाभ लिखिए, अथवा मुर्गी पालन में ब्रूडर का क्या उपयोग है। हमारा क्वेश्चन क्या है? बात करें क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, ब्रूडिंग क्या है, कृत्रिम ब्रूडिंग के 4 लाभ लिखिए, अथवा मुर्गी पालन में ब्रूडर के क्या उपयोग हैं, समझाइए। ठीक है, तो बात करें, पहले बात करते हैं हम ब्रूडिंग। ब्रूडिंग होता क्या है? क्या ब्रूडिंग होता क्या है? ठीक है, ब्रूडिंग क्या होता है? ब्रूडिंग क्या होता है? बात करते हैं ब्रूडिंग की। तो चूजों को सेना ही क्या कहलाता है? ब्रूडिंग कहलाता है। क्या चूजों का लालन पालन करना ही क्या कहलाता है? ब्रूडिंग कहलाता है। अब ब्रूडिंग 2 प्रकार से हो सकती है, एक नेचुरल ब्रूडिंग और एक आर्टिफिशियल ब्रूडिंग। ठीक है, प्राकृतिक विधि द्वारा चूजों को सेना तथा कृत्रिम विधि द्वारा चूजों को सेना। मैंने क्या कहा? पहले हम बात करते हैं ब्रूडिंग की। तो ब्रूडिंग क्या होता है? चूजों के लालन पालन या चूजों के सेने की क्रिया ही क्या कहलाती है? ब्रूडिंग कहलाती है। समझ में आया क्या? देखो आप बताते नहीं हो, ना किसी प्रकार का कमेंट करते हो। जितने भी लोग क्लास देखते हैं ना कोई लाइक करता है, क्योंकि व्यूज ज्यादा रहते हैं और लाइक कम रहते हैं। ठीक है, तो कमेंट भी किया करो, कैसी है क्लास जरूर बताया करो, हम उसमें और थोड़ा सा सुधार करेंगे जो भी होगा। ठीक है, और जिस टॉपिक पे क्लास लानी हो उस टॉपिक को बताओ कि सर इस वाले टॉपिक पे क्लास लेके आइए, उसी टॉपिक पे क्लास लेके आएंगे। लेकिन आप किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। ठीक है, तो लाइक जरूर किया करिए जितने लोग देखते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं ब्रूडिंग की। तो ब्रूडिंग होता क्या है? चूजों के लालन पालन या पोषण करना ही या चूजों का पालन करना ही क्या कहलाता है? ब्रूडिंग कहलाता है। अब ब्रूडिंग 2 प्रकार से होती है, एक नेचुरल ब्रूडिंग और एक आर्टिफिशियल ब्रूडिंग। यहाँ पे बात हो रही है आर्टिफिशियल ब्रूडिंग की। ठीक है, तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा। नेचुरल ब्रूडिंग क्या होती है? जब मुर्गी स्वयं अपने चूजों का लालन पालन या पोषण करती है, चूज
चूजों को सेती है तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल या प्राकृतिक क्या कहते हैं, ब्रूडिंग कहते हैं, नेचुरल ब्रूडिंग कहते हैं। जबकि आर्टिफिशियल ब्रूडिंग क्या होती है, इसमें कृत्रिम रूप से एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रूडर कहते हैं। अब ब्रूडर का उपयोग करके जब चूजों का लालन पालन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कृत्रिम ब्रूडिंग कहते हैं। तो बात करें ब्रूडर की, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो ब्रूडिंग क्या हो गया, ब्रूडिंग हमने बात किया कि मुर्गियों को क्या करना, चूजों को लालन पालन या सेना ही क्या कहलाता है, ब्रूडिंग कहलाता है। ठीक है, बात करें हैं आगे क्वेश्चन की। तो मुर्गी पालन में ब्रूडर, तो ब्रूडर क्या है, चूजों के लालन पालन या सेने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रूडर कहते हैं। बात करते हैं ब्रूडर की, ठीक है। तो ब्रूडर ब्रूडर क्या होता है, चूजों के लालन पालन या पोषण के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम ब्रूडर कहते हैं। मैंने क्या बताया, ब्रूडिंग दो प्रकार की होती है, एक नेचुरल ब्रूडिंग और एक आर्टिफिशियल ब्रूडिंग। नेचुरल ब्रूडिंग क्या होती है, जब प्राकृतिक रूप से मुर्गी स्वयं अपने चूजों का लालन पालन पोषण करती है तो उसे नेचुरल ब्रूडिंग कहते हैं। आर्टिफिशियल ब्रूडिंग जब कृत्रिम रूप से किसी उपकरण या इक्विपमेंट का यूज करके जब हम चूजों का लालन पोषण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल ब्रूडिंग कहते हैं। अब आर्टिफिशियल ब्रूडिंग में बात करने वाले हैं, एक यंत्र होता है, एक इक्विपमेंट होता है, कौन सा, ब्रूडर। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रूडर के बारे में। इस क्वेश्चन में ब्रूडर के बारे में ही पूछा गया है। बात करें तो ब्रूडर क्या होता है, कृत्रिम रूप से चूजों को सेने के लिए या लालन पालन पोषण करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रूडर कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या, ब्रूडर क्या होता है, कृत्रिम रूप से बच्चों का लालन पालन पोषण करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिस इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रूडर कहते हैं। बात करें, देखो, इंक्यूबेटर से निकलने के पश्चात चूजों को 7 से 8 सप्ताह तक शरीर का उपयुक्त ताप बनाए रखने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे आया है एक इंक्यूबेटर। तो इंक्यूबेटर में क्या करते हैं, अंडे सेने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे इंक्यूबेटर कहते हैं। अब अंडे इंक्यूबेटर से अंडा, ठीक है, इंक्यूबेटर में अंडे को रखा, अंडे से क्या निकला है, चूजा निकला है। कितने दिन में, 21 दिन में, ठीक है। तो अंडे का इंक्यूबेशन पीरियड कितना कितना होता है, उद्भवन काल कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुर्गी के अंडे का उद्भवन काल होता है या इंक्यूबेशन पीरियड होता है तो कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है। तो इंक्यूबेटर क्या होता है, कृत्रिम रूप से अंडे को सेने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे इंक्यूबेटर कहते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे, तो इंक्यूबेटर से निकलने के बाद जो इंक्यूबेटर यंत्र है उससे अंडों से क्या निकला है, चूजा निकला है। चूजा निकलने के बाद क्या करते हैं, निकलने के पश्चात चूजों को 7 से 8 सप्ताह तक, क्या 7 से 8 सप्ताह तक शरीर का उपयुक्त ताप बनाए रखने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, क्योंकि चूजे नग्न होते हैं, उनके शरीर पर यथेष्ट पंख नहीं होते। इस अवधि में जिस उपकरण की सहायता से उन्हें ऊष्मा प्रदान की जाती है उसे ब्रूडर कहते हैं। समझ में आया क्या, सिंपल सी डिफिनेशन एक ये है और सिंपल सी डिफिनेशन एक ये है कि चूजों का कृत्रिम रूप से लालन पालन पोषण करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम ब्रूडर कहते हैं। बात करें आगे, देखते हैं। समझ में तो आ रहा है ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हुआ है, मैंने दोबारा 2 या 3 बार उसको रिपीट कर दिया है और सही बता दिया, ठीक है। बात करते हैं आगे। तो पहले सप्ताह में क्या होता है, पहले सप्ताह
सप्ताह ब्रूडर में तापक्रम 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखा जाता है। जो ब्रूडर हमारा इक्विपमेंट उपकरण है उसका टेम्परेचर पहले सप्ताह कितने सप्ताह तक चूजों को उसके अंदर रखा जाता है 7 से 8 सप्ताह तक। ठीक है, तो इसमें पहले सप्ताह में टेम्परेचर कितना रखा जाता है ब्रूडर का टेम्परेचर 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। उसके पश्चात प्रति सप्ताह 5 डिग्री फ़ारेनहाइट के हिसाब से उसका टेम्परेचर कम करते रहते हैं। कब तक कम करना है? जब तक 50 डिग्री फ़ारेनहाइट ना हो जाए। कितने सप्ताह में? 7 से 8 सप्ताह में। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में ब्रूडर का टेम्परेचर पहले सप्ताह में ब्रूडर का टेम्परेचर कितना रखते हैं? 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं। उसके पश्चात प्रति सप्ताह 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कम करते जाते हैं, कमी की जाती है। इस प्रकार 7 से 8 सप्ताह तापक्रम घटते घटते 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कर दिया जाता है। समझ में आया क्या ब्रूडर? ठीक है, अब ब्रूडर में एक क्वेश्चन था कि ब्रूडर के क्या था क्वेश्चन हमारा? ब्रूडर के लाभ लिखिए। क्या था क्वेश्चन? देखो, मुर्गी पालन में ब्रूडर का क्या उपयोग है या कृत्रिम ब्रूडिंग के 4 लाभ लिखिए। ठीक है, तो ब्रूडर की बात कर ली, अब लाभ या उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। बात करें तो ब्रूडर के लाभ या उपयोग क्या है? पहला, चूजों को आसानी से पाला जा सकता है। जो ब्रूडर होता है उसमें चूजों को आसानी से पाला जा सकता है। ब्रूडर में क्या किया जा सकता है? ब्रूडर में चूजों को आसानी से पाला जा सकता है। बात करें आगे, अधिक संख्या में चूजे पाले जा सकते हैं। क्या होता है? ब्रूडर में अधिक संख्या में चूजे पाले जा सकते हैं। ये क्या चल रहे हैं? ये लाभ या उपयोग चल रहे हैं किसके? ब्रूडर के। ठीक है, अगला अगला पॉइंट क्या है? तापमान व प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। ब्रूडर देखो कृत्रिम यंत्र है, इसमें टेम्परेचर को आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं? तापक्रम को मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है? तापमान व प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या है? इस विधि से पाले गए चूजे स्वस्थ होते हैं। इस विधि से क्या होते हैं? इस विधि से पाले गए चूजे स्वस्थ होते हैं। अगला पॉइंट क्या है? चूजों को संतुलित आहार व पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। चूजों को क्या करवाया जा सकता है? चूजों को संतुलित आहार व पानी उपलब्ध करवाया जा सकता है। समझ में आया क्या कि ब्रूडिंग, कृत्रिम ब्रूडिंग क्या होता है? ब्रूडिंग क्या होता है? ब्रूडिंग कितने प्रकार की होती है? कृत्रिम ब्रूडिंग क्या है? और ब्रूडर, कृत्रिम ब्रूडिंग में जो यंत्र का उपयोग किया जाता है ब्रूडर, अब ब्रूडर के उपयोग या लाभ क्या होते हैं, ये हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया। समझ में आया क्या? दिक्कत तो नहीं है? बात करें आगे। ठीक है, देखते हैं आगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। देखो, हमने अभी एक पॉइंट आया था यहाँ पर ब्रूडर में इनक्यूबेटर। ठीक है, इनक्यूबेटर, तो इनक्यूबेटर की बात करें, देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन अगला है, हैचिंग क्या है? हैचिंग के 3 उद्देश्य लिखिए अथवा अंडा सेने की क्रिया क्या है? हैचिंग क्या होती है? इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हैचिंग क्या है तथा हैचिंग के 3 उद्देश्य लिखिए अथवा अंडा सेने की क्रिया क्या है? अथवा अंडा सेने की क्रिया क्या है? तो बात करते हैं पहले हम हैचिंग की। तो हैचिंग क्या होता है? अंडा सेने की क्रिया हैचिंग कहलाती है। क्या होता है? अंडे को सेने की क्रिया हैचिंग कहलाती है। अब जिस तरह ब्रूडिंग 2 प्रकार की होती है, उसी तरह हैचिंग भी 2 प्रकार की होती है। कौन सी? एक प्राकृतिक नेचुरल हैचिंग, एक आर्टिफिशियल हैचिंग। नेचुरल हैचिंग में क्या होता है? जब मुर्गी स्वयं अपने अंडों को सेती है, उनके ऊपर बैठती है, पंखों या पैरों के द्वारा क्या करती है? उसको गर्माहट प्रदान करती है तब तक, जब तक कि अंडे से चूजा बाहर ना आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल हैचिंग कहते हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल हैचिंग की। ठीक है, तो आर्टिफिशियल या कृत्रिम हैचिंग क्या होती है? जब इसमें एक यंत्र का उपयोग किया जाता है, उस यंत्र का नाम क्या है? इनक्यूबेटर है। उस यंत्र का नाम क्या है?
इंक्यूबेटर है, यहाँ पे लिखा है क्या? नहीं लिखा, ठीक है? पुराने उसमें लिखा था, ठीक है? तो उस यंत्र का नाम क्या है? इंक्यूबेटर है। और जब इंक्यूबेटर का उपयोग करके अंडों को सेया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे आर्टिफिशियल हैचिंग कहते हैं। हैचिंग समझ में आया क्या? हैचिंग क्या होता है? हैचिंग कितने प्रकार की होती है? तो हैचिंग का मतलब क्या है? अंडे सेने की क्रिया क्या कहलाती है? हैचिंग कहलाती है। हैचिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, नेचुरल हैचिंग और आर्टिफिशियल हैचिंग। नेचुरल मतलब प्राकृतिक हैचिंग और नेचुरल आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम हैचिंग। नेचुरल हैचिंग में क्या होता है? जब मुर्गी स्वयं अपने अंडों को सेती है, तो उसे हम नेचुरल हैचिंग कहते हैं। आर्टिफिशियल हैचिंग क्या होता है? जब इसमें एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसे कहते हैं इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर का उपयोग करके जब अंडे सेए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल हैचिंग कहते हैं। बात करें क्वेश्चंस की, ठीक है? हैचिंग समझ में आया? अब देखते हैं अंडा सेना हैचिंग। मुर्गी के अंडे के अंदर युग्मनज मतलब जाइगोट को परिवर्तन के लिए निरंतर 37.8 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की आवश्यकता पड़ती है। जब हम क्या करते हैं? अंडे को सेते हैं, तो उसमें जो युग्मज होता है, जाइगोट होता है, उसको सेने के लिए निरंतर कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? तो 37.8 डिग्री सेल्सियस, 37.8 डिग्री सेल्सियस से या 100 फ़ारेनहाइट ताप की आवश्यकता पड़ती है। मुर्गी अंडा को अपने पैरों तथा पंखों से ढककर गर्मी पहुंचाती है। क्या करती है? मुर्गी अपने पैरों तथा पंखों से क्या करती है? मुर्गी क्या करती है? अंडों के ऊपर जाकर बैठ जाती है। अपने पंखों को भी उसी के उसको अंडे को ढक लेती है, ठीक है? तो क्या करती है? उसको गर्मी प्रदान करती है। तो गर्मी पहुंचाती है, जिससे युग्मनज में परिवर्तन होता रहता है और उसमें आंख, सिर, अग्रज की पक्षपात तथा छोटी सी पूंछ बन जाती है। ठीक है? समझ में आया क्या? ठीक है, बन जाती है। लगभग 21 दिन के ऊष्मायान गर्मी पहुंचाने की क्रिया के बाद अंडा फटता है। उसमें से चूजा बाहर निकलता है, जिसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। इसमें क्या कहा गया है? देखो, अंडा सेना इसमें नेचुरल हैचिंग की बात की गई है। जो मुर्गी है क्या करती है? निरंतर अपने अंडे के ऊपर बैठती है। क्यों बैठती है? क्योंकि टेम्परेचर का मैनेजमेंट करना है। यदि टेम्परेचर को मैनेज करती है, जिससे अंडे का क्या होता है? अंडे के अंदर चूजे का विकास होता है। ठीक है? तो उसके लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? 37.8 डिग्री सेल्सियस से 100 फ़ारेनहाइट ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है? वह क्या करती है? मुर्गी अपने पैरों या पंखों के द्वारा, पैर तथा पंखों के द्वारा अंडों को ढककर रखती है, जिससे टेम्परेचर मैनेजमेंट होता है। ठीक है? वैसे कुछ समय बाद उसमें आंख, सिर, अग्रज की पक्षपात तथा छोटी सी पूंछ बन जाती है। लगभग 21 दिन बाद कितने? यदि आपसे अभी बात किया था कि मुर्गी के अंडे का इंक्यूबेशन पीरियड कितने, उद्भवन काल कितने दिन का होता है? मुर्गी के अंडे का उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? तो 21 दिन का होता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? अंडे से चूजा बाहर आने तक का समय क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? अंडे से चूजे के बाहर आने तक का समय क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है या उद्भवन काल कहलाता है। तो मुर्गी के अंडे का उद्भवन काल क्या होता है? 21 दिन का होता है। बात करते हैं आगे। समझ में तो आ रहा है ना हैचिंग? ठीक है, तो ये हो गई हमारी नेचुरल हैचिंग। यदि आर्टिफिशियल हैचिंग की बात करें, तो आर्टिफिशियल हैचिंग में एक इक्विपमेंट यानी यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर के द्वारा अंडे को सेने की क्रिया क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल हैचिंग या इंक्यूबेटर कहा जाता है। कृत्रिम रूप से अंडे सेने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेटर कहते हैं। इंक्यूबेटर का सबसे पहले उपयोग कहां पर किया गया था? अमेरिका में किया गया था। कहां पर किया गया था? सॉरी, अमेरिका में किया गया था। कहां पर किया गया था? अमेरिका में किया गया था। कहां पर? अमेरिका में।
अमेरिका में किया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, मुर्गी पालन के कोई 5 महत्व लिखिए। क्या? मुर्गी पालन के कोई 5 महत्व लिखिए, अथवा मुर्गी पालन के 4 प्रमुख लाभ लिखिए। मुर्गी की भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व के 5 बिंदुओं में, महत्व को 5 बिंदुओं में लिखिए। महत्व को 5 बिंदुओं में लिखिए। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर एक ही होगा। कौन सा? देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन समझ लो इसको, ठीक है। मुर्गी पालन के कोई 5 महत्व लिखिए, अथवा दूसरा क्वेश्चन, मुर्गी पालन के 4 प्रमुख लाभ लिखिए। तीसरा क्वेश्चन, मुर्गी की भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व को 5 बिंदुओं में लिखिए। मुर्गी नहीं, मुर्गी पालन की भारतीय अर्थव्यवस्था में, मुर्गी पालन की भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व को 5 बिंदुओं में लिखिए। तो इसके निम्नलिखित महत्व है। बात करें महत्व की या लाभ की, ठीक है। बात करते हैं पहला, इस व्यवसाय में कम खर्च आता है। क्या है पहला लाभ, क्या है या पहला महत्व क्या है? इस व्यवसाय में कम खर्च आता है। कम खर्च क्यों आता है? क्योंकि इसका आहार बहुत सस्ता होता है, ठीक है। एक मुर्गी को एक साल में कितना व्यय करना पड़ता है? 50 रुपए। ज्यादा से ज्यादा उसके आहार में 50 रुपए का व्यय करना पड़ता है। इसलिए क्या है, इस व्यवसाय में कम खर्च होता है। कम खर्च, पहला आहार सस्ता होता है, दूसरा इसको किसी स्थान, विशेष ज्यादा स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, और क्या कह सकते हैं, कोई घर बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इस व्यवसाय में कम खर्च होता है। अगले पॉइंट की बात करें, अंडा देने वाली मुर्गी पर प्रति वर्ष 50 रुपए खर्च होता है। इसलिए क्या होता है, यह व्यवसाय सस्ता होता है। अगला बात करें, मुर्गी 6 माह में अंडा देना प्रारंभ कर देती है। महत्व लाभ क्या है? मुर्गी 6 माह में अंडा देना प्रारंभ कर देती है। जबकि गोश्त के लिए, अगला पॉइंट क्या है, गोश्त के लिए 3 माह में मुर्गा तैयार हो जाता है। यह व्यवसाय सस्ता होता है क्योंकि इसमें घर या उनके रहने सहने के लिए ज्यादा व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, ज्यादा स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, इनका आहार सस्ता होता है। दूसरे पॉइंट में कहा भी गया है, इन अंडे देने वाली मुर्गी पर प्रति वर्ष 50 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। आगे, मुर्गी 6 माह में अंडा देना प्रारंभ कर देती है। अगला पॉइंट, गोश्त के लिए मुर्गा 3 माह में तैयार हो जाता है। अर्थात मुर्गा 3 माह में मांस के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। अगला पॉइंट बात करें, मुर्गियों का आहार सस्ता पड़ता है। तो ये कितने पॉइंट हो गए? ये हो गए हमारे कितने? 5 पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो गए? ये मुर्गी पालन के लाभ या महत्व हो गए। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। देखो अगला क्वेश्चंस क्या है, अगला क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यहां से किसी भी तरह का क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। देखो, उपयोगिता के आधार पर मुर्गियों का वर्गीकरण कीजिए। क्या क्वेश्चन है? उपयोगिता के आधार पर मुर्गियों का वर्गीकरण कीजिए। तो इनका वर्गीकरण निम्नलिखित है। उपयोगिता के आधार पर मुर्गियों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। पहला वर्गीकरण है अंडा उत्पादन वाली नस्लें। अंडा उत्पादन वाली नस्लें, तो अंडा उत्पादन वाली नस्लें कौन कौन सी हैं? मिनोरका है, इनकोना है, और क्या कर सकते हो, लेग हॉर्न कर सकते हो। क्या? लेग हॉर्न। लेग हॉर्न में अंडा उत्पादन सबसे अधिक होता है, जिसमें भी कौन सी? व्हाइट लेग हॉर्न, ठीक। तो अंडा उत्पादन वाली नस्लें कौन कौन सी हैं? मिनोरका है, इनकोना है, लेग हॉर्न है। लेग हॉर्न में बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलती हैं, बहुत सारी मुर्गियों की वो मुर्गियां देखने को मिलती हैं, मुर्गियों की स्पीसीज देखने को मिलती हैं, जिसमें व्हाइट लेग हॉर्न, ठीक है। व्हाइट लेग हॉर्न का सबसे अधिक अंडा उत्पादन होता है। बात करते हैं अगले की, मनोरंजन।
मनोरंजनी नस्लें, मनोरंजन के लिए मुर्गियों की नस्लें कौन-कौन सी हैं? तो मोनिसा है, मोनिसा फाउल है, बेंटम है और असील। कौन सी है? असील। कौन सी है? असील। कौन सी है? असील। ठीक है। मनोरंजन के लिए कौन सी नस्ल है? असील। ठीक है। मनोरंजन की नस्लें कौन-कौन सी हैं? तो मोनिसा फाउल है, बेंटम है और असील क्या है? मुख्य नस्लें हैं। मनोरंजन के लिए मनोरंजन वाली मुर्गियों की नस्लें कौन-कौन सी हैं? तो मोनिसा फाउल है, बेंटम है और असील मनोरंजन के लिए मुख्य नस्लें हैं। बात करें आकर्षक नस्लें कौन-कौन सी हैं? आकर्षक नस्लें जैसे हैम्बर्ग है और पोकिस, ये क्या हैं? आकर्षक नस्लें होती हैं। आकर्षक नस्लें कौन-कौन सी हैं? हैम्बर्ग है और पोकिस है। अगला बात करें मांस वाली नस्लें कौन-कौन सी हैं? तो ब्रह्मा है, कोचीन है। ब्रह्मा सबसे अधिक मांस का प्रोडक्शन करती है। मुर्गियों में ब्रह्मा सबसे अधिक मांस का प्रोडक्शन करती है। तो मांस वाली नस्लों में कौन-कौन सी हैं? ब्रह्मा है और कोचीन है। बात करते हैं अगला क्लासिफिकेशंस की। अगला क्या है? द्विकाजीय नस्लें। द्विकाजीय नस्लें कौन-कौन सी हैं? न्यू हैम्पशायर और डोकिन। द्विकाजीय नस्लों का मतलब क्या है? ऐसी नस्लें जिनसे मांस उत्पादन तथा अंडा उत्पादन दोनों लिया जाता है, उसे द्विकाजीय नस्लें कहते हैं। ठीक है। तो ऐसी नस्लें जो क्या करती हैं? मांस उत्पादन भी करती हैं और अंडा उत्पादन भी करती हैं, द्विकाजीय नस्लें होती हैं। द्विकाजीय नस्लें में कौन सी हैं? जैसे न्यू हैम्पशायर है और डोकिंग है। तो ये क्या हो गई? उपयोगिता के आधार पर मुर्गियों का वर्गीकरण हो गया। उपयोगिता के आधार पर मुर्गियों का वर्गीकरण पहला क्या है? अंडा उत्पादन वाली नस्लें जैसे मिनोरका, इनकोना, व्हाइट लेग हॉर्न या लेग हॉर्न कह सकते हैं। बात करते हैं अगले क्लासिफिकेशंस की। मनोरंजन वाली नस्लें कौन-कौन सी हैं? मोनिसा फाउल है, बेंटम है और असील है। ठीक है। अगला पॉइंट की बात करें आकर्षण वाली नस्लें कौन-कौन सी हैं? तो हैम्बर्ग है और पोकिस है। अगला मांस वाली नस्लें कौन-कौन सी हैं? तो ब्रह्मा है, कोचीन है। अगला बात करें दोक्याजी नस्लें कौन-कौन सी हैं? तो न्यू हैम्पशायर और डोकिंग है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। देखो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्यूबेटर आ गया। ठीक है। इंक्यूबेटर की वहां भी बात की गई थी, यहाँ पे भी देख लो। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में आया है इंक्यूबेटर से अंडे सेने के समय आवश्यक कोई 5 सावधानियां लिखिए। अब इंक्यूबेटर क्या है? कृत्रिम रूप से अंडे सेने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे इंक्यूबेटर कहते हैं। इंक्यूबेटर का सबसे पहले उपयोग कहां पर किया गया था? तो अमेरिका में किया गया था। कौन सा? अमेरिका में किया गया था। इंक्यूबेटर क्या होता है? कृत्रिम रूप से अंडे सेने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम इंक्यूबेटर कहते हैं। ठीक है। तो इंक्यूबेटर सेने के लिए आवश्यक कोई 5 सावधानियां लिखिए। तो उसकी सावधानियां निम्नलिखित हैं। पहली, समतल इंक्यूबेटर को हमेशा समतल सतह पर रखना चाहिए। जो समतल इंक्यूबेटर है उसको हमेशा समतल सतह पर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा तिरछा रखो तो जो उसके अंडे हैं तिरछे रहेंगे। ठीक है। तो जो समतल इंक्यूबेटर है उसको हमेशा समतल रखना चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है? प्रयोग करने के पूर्व इंक्यूबेटर्स की समुचित सफाई करनी चाहिए एवं रैक व ट्रे को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। जो हमारा इंक्यूबेटर है उसको क्या करना चाहिए? समय समय पर उसकी सफाई करनी चाहिए व उसकी ट्रे व रैकों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की। ये क्या चल रही हैं? ये चल रही हैं इंक्यूबेटर उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? इंक्यूबेटर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इंक्यूबेटर का तापक्रम कितना होना चाहिए? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इंक्यूबेटर में रखी गई थर्मामीटर को हमेशा मानक
थर्मामीटर की सहायता से चेक करते रहना चाहिए। जो इंक्यूबेटर का टेम्परेचर है उसको थर्मामीटर किसके द्वारा, थर्मामीटर के हमेशा मानक थर्मामीटर की सहायता से चेक करते रहना चाहिए। अगले पॉइंट की बात करें, ट्रे में अंडे को सही तरीके से रखना चाहिए। ट्रे में क्या करना चाहिए, अंडे को सही तरीके से रखना चाहिए। अंडे के चौड़े सिरे को अंडे के चौड़े छोर को ऊपर रखना चाहिए। अंडे का जो चौड़ा सिरा होता है उसको हमेशा, जो चौड़ा छोर होता है उसको हमेशा ऊपर रखना चाहिए। अब ऊपर क्यों रखना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर का अंडे का चौड़ा सिरा होता है वहां पर वायु कोष पाए जाते हैं। वायु कोष के कारण क्या करता है, अंडे में हवा का मतलब वेंटिलेशन होता रहता है। हवा, उससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया होती रहती, ठीक है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो अंडे का हमेशा चौड़ा सिरा क्या करते हैं, ट्रे में ऊपर की ओर रखते हैं और नुकीला सिरा नीचे की ओर रखते हैं। क्यों रखते हैं, चौड़ा सिरा, चौड़े सिरे में वायु कोष पाए जाते हैं जिससे ऑक्सीजन या रेस्पिरेशन की क्रिया होती रहती है। समझ में आया क्या, जिसमें क्या होती रहती है, श्वसन की क्रिया होती रहती है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इसलिए हमेशा उसके चौड़े सिरे को ऊपर रखना चाहिए। समझ में आया क्या। बात करें अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है, इनक्यूबेटर में समुचित वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जो उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो इंक्यूबेटर में कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, इसमें O2 की मात्रा 21%, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा 21% तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.5% होनी चाहिए। जो इंक्यूबेटर है उसमें समुचित वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब हवा का आवागमन होना चाहिए। तो उसमें कौन कौन से होना चाहिए, तो उसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट होना चाहिए, 21% ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.5% होना चाहिए। ये क्या हो गए, इंक्यूबेटर के उपयोग करते समय सावधानियां हो गई। समझ में आया क्या सावधानियां, किसी प्रकार की दिक्कत है क्या। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चंस क्या है, देखो, बहुत सारे हम दुकान में लेने जाते हैं अंडे, अभी ठंडियों का मौसम भी चल रहा है, खाते हैं, ठीक है, तो हमें नहीं पता चलता है कि ताजा अंडा है कि बहुत समय का पहले का अंडा है। तो देखो, ताजे अंडे को ज्ञात करने के लिए क्या है, आप देख सकते हैं कि वह ताजा अंडा है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, अब आप लेने जाना तो इनको चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपका अंडा ताजा है, ये क्या है, बहुत दिनों का अंडा हो गया है। तो ताजे अंडे की पहचान कैसे करते हैं, ताजे अंडे की पहचान, पहला, अंडा स्वच्छ, फोड़ने पर मधुर सुवास युक्त व जर्दी गोलाकार होती है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, अंडा स्वच्छ, फोड़ने पर मधुर सुवास युक्त व जर्दी गोलाकार होती है। अगले पॉइंट की बात करें, ताजा अंडा के चौड़े सिर की ओर वायु की उपस्थिति के कारण कालापन दिखाई देता है। ताजा अंडा के चौड़े सिर की ओर वायु की उपस्थिति के कारण, उपस्थित के कारण काला, क्या, कालापन दिखाई देता है। जो अंडे का चौड़ा सिरा होता है उसमें क्या होता है, वायु की उपस्थिति के कारण उसका कालापन दिखाई देता है। अगला, जर्दी चमकदार, गाढ़ी व साफ दिखाई देती है। जो अंडे की जर्दी होती है ऊपर, वो क्या दिखाई देती है, चमकदार, गाढ़ी व साफ दिखाई देती है। अगला पॉइंट क्या है, अंडे को पानी में डालने पर डूब जाता है। जो ताजा अंडा होता है वह क्या होता है, पानी में डालो तो वह डूब जाता है, यह सबसे अच्छी पहचान है, ठीक है। हाँ, अब लेने जाना आप लोग तो क्या करना, दुकान गए, दुकान से अंडा लाए, पानी लिया, पानी में डाल दिया, यदि अंडा आपका डूब जाता है तो समझो आपका अंडा क्या है, ताजा है। समझ में आ रहे हैं क्या, ताजे अंडे के कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। ये ताजे अंडे की पहचान क्या है, तो पहला क्या है, अंडा स्वच्छ, फोड़ने पर मधुर सुवास युक्त जर्दी गोलाकार होती है। अगला पॉइंट क्या है, ताजा अंडे के चौड़े सिर की ओर वायु की उपस्थिति के कारण कालापन दिखाई देता है। अगला पॉइंट क्या है, जर्दी चमकदार, गाढ़ी व साफ दिखाई पड़ती है। अगला पॉइंट क्या है, अंडे को
पानी में डालने पर डूब जाता है। अगला क्या है? ताजा अंडा अपेक्षाकृत भारी होता है। ताजा अंडा क्या होता है? ताजा अंडा अपेक्षाकृत भारी होता है। बात करें आगे, ठीक है। क्वेश्चन तो देखो समझ में आ रहे हैं ना? क्वेश्चन में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, यहां तक जो पढ़ा क्लियर है ना अभी? ठीक है, बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन क्या है? मुर्गी पालन से संबंधित 5 सहकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। मुर्गी पालन से संबंधित 5 सहकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। तो मुर्गी पालन से संबंधित 5 सहकारी संस्थाएं निम्नलिखित है। पहला, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री। क्या? ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री। दूसरा क्या है? ऑल इंडिया पोल्ट्री फार्म्स एसोसिएशन। तीसरा क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एग। अगला पॉइंट क्या है? एग पोल्ट्री मार्केटिंग फेडरेशन। अगला क्या है? रीजनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ये क्या हो गए? मुर्गी पालन से संबंधित सहकारी संस्थाएं हो गई। कौन कौन सी हैं? पहला, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री। दूसरा, ऑल इंडिया पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन। तीसरा, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एग। अगला पॉइंट, एग पोल्ट्री मार्केटिंग फेडरेशन। अगला, रीजनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन कहते होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये हो गई हमारी सहकारी संस्थाएं। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस थे। मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप क्या करो, अपन हमारे चैनल सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारी पुरानी क्लासेस को नहीं देखा हो तो पुरानी क्लासेस को देख लेना। और जो भी डाउट हो तो यहाँ पे लिंक दी हुई है, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, जबरदस्त क्लास लेके आएंगे फिर आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।